ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो आगे चलकर बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाबर को ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उस समय उसके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन इस मुश्किल समय में उसके कुछ वफादारों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और तब तक उसका साथ दिया जब तक वो काबुल का शासक नहीं बन गया। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया और 1502 में अपने पैतृक स्थान फरगना को जीत लिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया और कुछ ही दिनों बाद फिर से हार गया। बाबर को समझने के लिए उसकी इन 14 बातों को समझना ज़रूरी है। आप लोगों को समझाने के लिए हमने उसके संपूर्ण जीवन काल को 14 भागों में बांटा है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना घाटी के शासक थे। बाबर की माता का नाम कुतुल्लुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज़ खान का वंशज था। युद्ध कौशल और कुशल प्रशासन उसके खून में था। बाबर की शारीरिक क्षमता, कहा जाता है कि बाबर शरीर से बहुत शक्तिशाली था। वह व्यायाम करना पसंद करता था। व्यायाम करने के लिए वह दोनों कंधों पर 2 लोगों को लादकर दौड़ता था। अपने रास्ते में आने वाली नदियों को तैर कर पार करता था। बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर कर पार किया था। बाबर का वैवाहिक जीवन, कहा जाता है कि बाबर की कुल 11 पत्नियां थीं, जिनसे उसको कुल 20 बच्चे हुए थे। आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम और गुलनार अगाचा उसकी बेगम थी। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर की प्रजा में मुख्यतः फारसी और तुर्क लोग शामिल थे। उसकी सेना में फारसी, तुर्क, मध्य एशियाई कबीले के अलावा पश्तो और बल्लाब जाति के लोग शामिल थे। बाबर का भारत आगमन, मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया पर राज करना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उन दिनों भारत की राजनीतिक दशा खराब थी। यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। यह स्थिति बाबर को फायदेमंद लगी। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहा था। उसके हाथ से शासन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। उत्तरी भारत में क्षेत्रों पर अफगान और राजपूत राज कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे। वे खुद दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। उनको बाबर के बारे में जानकारी थी। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये फायदे की बात लगी और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वह दिल्ली आ गया। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और बेरा के किले को जीता था। बाबरनामा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल भी किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1526 में बाबर और भारत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यह युद्ध करने से पहले बाबर ने 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी, जिसमें उसे इस युद्ध में कामयाबी मिले। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, क्योंकि इब्राहिम लोदी उनका शत्रु था। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया था। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। खुद को हारता देख इब्राहिम लोदी ने स्वयं मौत को गले लगा लिया। बाबर का भारत में रह जाना और खनवा की लड़ाई, मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को लगता था कि बाबर पानीपत का युद्ध जीतकर वापस चले जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने भारत में रहने का मन बना लिया और राणा संग्राम सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इसके परिणाम स्वरूप खंडवा की लड़ाई हुई। यह लड़ाई 17 मार्च 1527 को खंडवा के स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूत वीरता से लड़े और बाबर के पास बारूद और तोपखाने थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और इस युद्ध में वे हार गए। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने खुद को हारता देखकर आत्महत्या कर ली। घाघरा की लड़ाई, बाबर मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को हरा चुका था, पर इसके बावजूद उसके लिए कई चुनौतियां मौजूद थीं। बिहार और बंगाल में अफगानी शासक राज कर रहे थे, जो बाबर को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। मई 1529 को बाबर और अफगान शासकों में युद्ध हुआ।
यह युद्ध गागरा स्थान पर लड़ा गया। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। इस युद्ध के बाद बाबर और उसकी सेना ने भारत में राज्यों को लूटना शुरू किया। बाबर की क्रूरता। भारत में जीतने के बाद बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर की सेना भारत में जमकर लूटपाट करने लगी। उसकी क्रूरता के बहुत से उदाहरण देते हैं। बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार भी करता था। लोगों की हत्या करने में उसे किसी प्रकार का संकोच या गिलानी नहीं होती थी। इसके प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। बाबर बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला नहीं था, इसलिए उसने यहाँ के हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत में बाबर के आगमन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर ने पंजाब, दिल्ली, बिहार राज्य को जीता था। मरने से पहले उसने बाबरनामा नामक किताब लिखी, जिसमें उसने सभी बातों का उल्लेख किया। बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाबरनामा। बाबर ने बाबरनामा पुस्तक लिखी थी। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसने उस समय भारत में विजयनगर, दिल्ली, खानदेश, मेवाड़, कश्मीर, सिंध, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी रियासतें स्वतंत्र थीं। बाबर ने उस समय के 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू राजाओं के बारे में उल्लेख किया। मुस्लिम शासकों में बहमनी, गुजरात, मालवा और दिल्ली के शासक थे और हिंदू राजाओं में विजयनगर और मेवाड़ के राजा थे। बाबर ने विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा बताया है। बाबरी मस्जिद। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ और कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बात करी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बाबर के इतिहास के बारे में बताया। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तुरंत हमारे चैनल पर जाएं और बाकी के वीडियोस देखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।